नमस्कार दोस्तों, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पैलेस्टीन के वर्तमान प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जी के ऊपर अभी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है। ये वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर टेररिस्ट आ रहे हैं और इनके कॉन्वॉय के ऊपर में हमला किया जा रहा है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे उनके एक बॉडीगार्ड को यहां पर उन लोगों ने मार दिया। क्योंकि ये एक बख्तरबंद गाड़ी में थे, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, इसलिए इनके प्रेसिडेंट तो बच गए, लेकिन ये हमला इनकी जान भी ले सकता था। तो अब से ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट के ऊपर क्यों किया गया, किसने मारा या फिर कोशिश की, क्यों मारने की कोशिश की, और फिर ये है ही कौन। मतलब ये महमूद अब्बास जी, ऐसे हम लोग नाम तो समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इनके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बातें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है और कौन उनको मारने का प्रयास कर रहा है। देखिए, पैलेस्टीन का दो हिस्सा है, आपने देखा होगा कि एक है वेस्ट बैंक और एक है गाजा स्ट्रिप। तो अभी जो इजराइल की सारी कार्रवाई हो रही है वो गाजा स्ट्रिप के ऊपर में हो रही है। गाजा स्ट्रिप के ऊपर में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, इनका कोई कंट्रोल नहीं चलता। यहां पर एक दूसरा फैक्शन हमास वो रूल करता है, जबकि वेस्ट बैंक जो इनका हिस्सा है पैलेस्टीन का, यहां पर एक दूसरा ग्रुप फतेह ये रूल करता है, और फतेह पार्टी के ही लीडर हैं महमूद अब्बास। और यहाँ की सरकार है जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, और यही रिप्रेजेंट करती है पैलेस्टीन को यूनाइटेड नेशंस में पीएलओ के नाम से, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर। देखिए, इन्हीं से अभी वार्तालाप करने के लिए, इन्हीं से कुछ डिस्कशन करने के लिए, कुछ डील्स करने के लिए अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जैसे कि भारत में गृह मंत्री होता है, उस स्टेचर का एक व्यक्ति एंटनी ब्लिंकन ये आए हुए थे पैलेस्टीन में, और इनकी मीटिंग हो रही थी महमूद अब्बास जी से। जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, आपने देखा होगा कि एंटनी ब्लिंकन आकर के इसी रीजन में बैठ ही गए। मतलब वो लगातार वो पैलेस्टीन, इजराइल, जॉर्डन, अगल बगल के देशों से वो कुछ ना कुछ इस तरीके की डील्स कर रहे हैं। वो कैसे भी करके कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनका कहना है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि ये टेंशन्स कैसे भी करके कम हो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ये एस्केलेट ना हो, ये इनका प्रयास है। तो इसी विषय पे ये लोग डिस्कशन कर रहे थे। तभी उसी समय होता क्या है, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अब कहना है अपने आप को कि वो है सन्स ऑफ अबू जंदाल। सन्स ऑफ अबू जंदाल ये इस प्रकार का एक लेटर इशू करता है, एक पब्लिक नोट इशू करता है, जिसमें वो ये बात बताने की कोशिश करता है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है पैलेस्टीन की सरकार को, यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, महमूद अब्बास जी को, कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक ग्लोबल वॉर अगेंस्ट इजराइल डिक्लेयर करें, और वो आह्वान करें सभी इस्लामिक देशों का कि वो लोग मिलकर इजराइल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करें और पैलेस्टीन को लिबरेट कराने का प्रयास करें। और इसके लिए उनको समय दिया गया सिर्फ 24 घंटे का, 24 घंटे का अल्टीमेटम। ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ये इस समय डिस्कशन कर रहे हैं, इसको भी बातचीत के जरिए, डायलॉग्स के थ्रू, इसको ये लोग भी इस एस्केलेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, एक पीसफुल सॉल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अल्टीमेटम उन लोगों ने नहीं माना, तो उसके बाद इन्होंने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने बताया कि हम हैं सन्स ऑफ अबू जंदाल। अब ये सन्स ऑफ अबू जंदाल कौन है? तो अपने आप को ये अबू जंदाल की संतानें बोल रहे हैं, तो अबू जंदाल कौन है? देखिए, 2002 में एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ जेनिन, 2002 में। इस बैटल ऑफ जेनिन में क्या था? बैटल ऑफ जेनिन में कुछ लोगों को उसके पहले गिरफ्तार करके रखा था इजराइल ने। और कहां पर गिरफ्तार करके रखा था? एक कैंप बनाया हुआ था, एक मिलिट्री कैंप था वेस्ट बैंक रीजन ऑफ पैलेस्टीन, वहां पर। तो बाद में धीरे धीरे करके जब शांति का समय आया तो उसमें छूट दी जाने लगी, लेकिन तब भी वो कंट्रोल में रहते थे इजराइल के, लेकिन थोड़ी छूट मिलने लगी। तो छूट मिलने के कारण इसमें इजराइल का ऐसा कहना था कि कुछ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर आ गए। उनको सूचना मिली कि इसमें टेररिस्ट बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनको ये खबर मिली कि 500 से ज्यादा आतंकवादी इसके अंदर बैठे हुए हैं और वो इजराइल के ऊपर एक अटैक लॉन्च करने की कोशिश करने वाले हैं। तो उसके पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसके ऊपर में एक ऑपरेशन डिफेंस शील्ड करके लॉन्च कर दिया और इनके ऊपर में कंप्लीट सीजर करके इनका दमन करने का प्रयास किया। इस समय यहां पर कई सारे लोग पैलेस्टीन की तरफ से, मतलब ये जो लोग कैंप में थे, इनकी तरफ से लड़ रहे थे इजरायली डिफेंस फोर्सेस से। तो उसमें एक व्यक्ति लड़ रहे थे जिनका नाम है यूसुफ अहमद रैहान। ये यूसुफ अहमद रैहान
असल में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ही एक ऑफिसर भी थे। इन्हीं के नेतृत्व में ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही थी इजरायली डिफेंस फोर्स के अगेंस्ट। इनका जो बैटल ग्राउंड नेम था वो था अबू जंदाल। जैसे आपने देखा होगा कैप्टन विक्रम बत्रा जो भारत में कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनका बैटल नेम शेरशाह था। उसी तरीके से इस व्यक्ति का नाम, ये यूसुफ अहमद रहियान का बैटल नेम था अबू जंदाल। और ये वहां पे इनको हीरो की पदवी मिली। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत में एक आतंकवादी था बुरहान वानी नाम का, उसको बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे और उनकी एक बड़ी फॉलोअर्स की एक फौज खड़ी हो गई। इसी प्रकार से इनकी फॉलोअर्स की फौज खड़ी हो गई है। कई सारे लोग इनको हीरो मानते हैं, द लॉयन करके पुकारते हैं। इनको जो लोग फॉलो करते हैं, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है जिनको बोलते हैं सन्स ऑफ अबू जंदाल। ये रिलेटिवली एक नया संगठन है जिसका अभी तक लोग नाम नहीं जानते थे, पहली बार ये लाइमलाइट में इस तरह से आया है। सबसे खतरनाक बात इसकी क्या है? सबसे खतरनाक बात यह है कि पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसके अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं। ये लोग ज्यादातर एक किसी फॉर्मल टेररिस्ट ग्रुप की तरह से ऑपरेट नहीं करते, बल्कि छिप कर ये काम करते हैं। और ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में भी है। तो इनके लिए इंफॉर्मेशन निकालना भी आसान है, इनके लिए अटैक लॉन्च करना भी आसान है। और देखिए, ये इजराइल पैलेस्टीन के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आज से नहीं लंबे समय से चल रही है। और इस चीज का एक लंबा इतिहास है कि जब भी किसी लीडर ने यहां पर कोई एक लिबरल अप्रोच के साथ काम किया है और किसी पीसफुल सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास किया है, तो उसका असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है या फिर असैसिनेशन हो ही गया है। जैसे मैं उदाहरण की तरह से बताऊं, आपने देखा होगा कि 1992 में एक ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ। ओस्लो अकॉर्ड के तहत दोनों ही देश के नेता मिले, यानी कि पैलेस्टीन की तरफ के और इजराइल की तरफ के, और लोग एक बीच के रास्ते तक पहुंचे। उनका कहना था कि चलो ठीक है, काम करते हैं, हम लोग 2 स्टेट सोल्यूशन पर पहुंचते हैं, दोनों का अपना अपना स्टेट बन जाए, इजरायली स्टेट भी और एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी। इस पर सहमति हो गई। सहमति होने के बाद उसमें जो इजराइल के नेता थे जिन्होंने ये ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था, इनका नाम था यित्ज़हाक रैबिन। और यित्ज़हाक रैबिन इजरायली लेबर पार्टी के नेता थे। इनकी पार्टी के अंदर ही इनका विरोध होना शुरू हो गया। बाकी के जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग थे काफी ज्यादा इनका विरोध करने लगे और 1995 में 3 साल के अंदर अंदर इनकी असैसिनेशन कर दी गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पैलेस्टीन की तरफ से जिन्होंने अकॉर्ड साइन किया, बड़े मशहूर नेता हुए यासिर अराफात। यासिर अराफात जी को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे इनकी डेथ हुई और वो एक मिस्टीरियल सर्कमस्टांसेस में हुई। कुछ लोगों का कहना है कि उनको पोलोनियम जहर दिया गया था, पोलोनियम पॉइजनिंग के कारण वो मरे हैं, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। मतलब अगर ये बात सिद्ध होती है तो मतलब ये भी हुआ कि ये भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट ही था। इसी के साथ साथ कई बार इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीस प्रोसेस को ब्रोकर करने वाले इजिप्ट के एक मशहूर नेता, उनके प्रेसिडेंट अनवर सादात, उनका भी इसी प्रकार से असैसिनेशन कर दिया गया। मतलब कहीं कोई है जो कि नहीं चाहता कि इस प्रॉब्लम का, इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई पीसफुल सोल्यूशन आए। लोग चाहते हैं कि दोनों ही तरफ रेडिकल फैक्शन के हाथ में ही सत्ता रहे। और उसी के बाद आप देखेंगे कि जब ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी हत्या हुई, मिस्टर रैबिन, इनके बाद ही इजरायली लेबर पार्टी ये हाशिए पर चली गई और उसकी जगह पर एक दूसरी थोड़ी रेडिकल राइट विंग फैक्शन वाली एक नई पार्टी, लिकुड पार्टी, ये सत्ता में आई। और उसी पार्टी के नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज तक और इजराइल के सबसे ज्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाले, 16 साल तक सर्व करने वाले वो नेता बने। देखिए, यहां पर दुनिया भर की कोशिश है कि कैसे भी करके इस कॉन्फ्लिक्ट का एक पीसफुल सोल्यूशन निकाला जाए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी यहां पर जब आए और उन्होंने महमूद अब्बास जी से बात की, तो वो भी यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप पीसफुल डायलॉग्स में बिलीव करते हैं, ये हमास जैसा जो संगठन है जो कि मिलिटेंसी में बिलीव करता है, हम इसको इरेडिकेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो अमेरिका की तरफ से ये बात रखी गई कि महमूद अब्बास और उनकी जो पार्टी है फतह, ये गाजा स्ट्रिप के ऊपर में भी अपना कंट्रोल बनाए और हमास को इरेडिकेट किया जाए। कोई रेडिकल फैक्शन, कोई मिलिटेंट फैक्शन ना बीच में आए, कोई पीसफुल जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करने वाले लोग हों, पार्टीज हों, वो सामने आए, वो कंट्रोल करें पूरे के पूरे पैलेस्टाइन को। फिर ये पीस प्रोसेस और डायलॉग्स का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे फिर महमूद अब्बास जी का कहना था कि जो कुछ भी होगा, अगर हम लोग इनको हटा भी पाएंगे हमास को, तो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस से होगा।
चुनाव कराए जाएं तब होगा। आखिरी बार जो चुनाव हुआ था उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि उसमें गाजा स्ट्रिप में पूरी तरीके से डोमिनेट किया था हमास ने, और यही कारण है कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर में हमास का ज्यादा कंट्रोल है और इनकी ये जो दूसरी पार्टी फतेह, इसका कंट्रोल वेस्ट बैंक के ऊपर है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जब से शुरू हुई है तब से आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ के निर्दोष लोग, सिविलियंस लगातार मारे जा रहे हैं। और अभी ये जो इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई गाजा स्ट्रिप के अंदर में शुरू हुई है, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 10,000 से ज्यादा बच्चे यहां पर मारे जा चुके हैं। अब इस तरीके से सिविलियंस की, औरतों की, बच्चों की, निर्दोष लोगों की अगर जाने जाते रहेंगी तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से किसी को भी क्या हासिल होने वाला है? ऐसी कॉन्फ्लिक्ट का क्या फायदा? इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म कराने की और पीस प्रोसेस को शुरू करने की, डायलॉग्स दोनों तरफ से इसको शुरू करने की कोशिश इंटरनेशनल कम्युनिटी को जल्दी से जल्दी करनी चाहिए।